गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट कर लिया था। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर 1 है। इसको ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है ना, और अच्छे से पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिगेंड्स टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कब बनते हैं? जब लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसको? मेटल एटम को। ठीक है, तो जब डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिगेंड्स टू द सेंट्रल मेटल एटम, डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिगेंड्स टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, तो उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे निकल क्लोराइड है, इसमें जब हम 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? NiNH3 Cl2 विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कॉम्प्लेक्स बनाना है NiNH3 Cl2 का, तो NiCl2 से हम 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट कराएंगे। तो जो ये 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं ये निकल के साथ किस तरह से जुड़ेंगे? अमोनिया में जो डोनर एटम्स होता है वो नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू वो निकल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स निकल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये एक इस तरह का ऑक्टाहेड्रल टाइप कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, और इस तरह से इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में इसको रिएक्ट कराएंगे तो एक्वस सॉल्यूशन में ये डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होकर ये किस में कन्वर्ट होगा? आयंस में कन्वर्ट होगा। तो डिसोसिएट होने के बाद ये कैटायन और एनायन बनाएगा। जो कैटायन होगा इसको हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, NiNH3 पॉजिटिव। यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स आयन नहीं बोलेंगे, सॉरी, इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे NH3 है ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे जब ये डिसोसिएट होने के बाद ये आयन बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन। दिस कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। अब जो ये कॉम्प्लेक्स आयन है ये फर्दर आयनाइज नहीं होता एक्वस सॉल्यूशन में। इट रिमेन्स एज अ सिंगल स्पीसीज। तो ये कैसा रहता है? एज अ सिंगल स्पीसीज रहता है, मतलब ये फर्दर आयनाइज नहीं होगा। इसके बाद एक बार ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में एक बार आयनाइज होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स आयन फर्दर आयनाइज नहीं होगा। सिमिलरली द फॉर्मेशन ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डायअमीन सिल्वर 1 क्लोराइड भी कर सकते हैं हम। डायअमीन सिल्वर 1 क्लोराइड कैन बी डिपिक्टेड एज, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है, अगर वो 2 अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या? सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, AgNH3 Cl नेगेटिव। तो ये जो 2 अमोनिया है ये Ag के साथ लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ एक पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा। फिर फर्दर जो डायअमीन सिल्वर 1 क्लोराइड है, यानी डायअमीन सिल्वर 1 क्लोराइड, जब इसको एक्वा सॉल्यूशन से रिएक्ट कराएंगे यानी वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। ठीक है, अगेन वहाँ भी कॉम्प्लेक्स आयन बना था, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, क्योंकि जब ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में हम रिएक्ट कराएंगे तो कैटायन एनायन तो बनेंगे। जो कैटायन होगा उसको हम क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। जो कैटायन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है ना। नाउ डिफरेंस बिटवीन डबल चार्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब डबल चार्ट्स क्या होते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डबल चार्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो डबल चार्ट्स आर द एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ये ऐसे एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर सिंपल स्टेबल साल्ट्स आर मिक्सड विद ईच अदर। ठीक है, तो डबल चार्ट्स ऐसे एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड, वो कब बनते हैं? जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर सिंपल स्टेबल साल्ट्स, जब एक्वस सॉल्यूशन 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल स्टेबल साल्ट्स का हम मिक्स करते हैं विद ईच अदर, आर मिक्सड विद ईच अदर
इन अ सिंपल मॉलिक्यूलर प्रपोर्शन। उनको जब हम सिंपल मॉलिक्यूलर प्रपोर्शन में मिक्स करते हैं, द सॉल्यूशन ऑन इवेपोरेशन, दो या दो से ज़्यादा सिंपल साल्ट्स को मिक्स करने के बाद सम फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, सिंपल मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन में मिक्स करने के बाद जब हम उसको इवेपोरेट करते हैं तो आफ्टर इवेपोरेशन हमें जो कंपाउंड मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, डबल साल्ट्स। ठीक है, सो आफ्टर इवेपोरेशन गिव्स क्रिस्टल्स ऑफ न्यू कंपाउंड्स दैट आर नोन एज डबल साल्ट्स। तो जो डबल साल्ट्स होंगे वो आफ्टर इवेपोरेशन मिलेंगे, मीन्स उनमें पानी या मॉइस्चर नहीं होगा। जब मॉइस्चर नहीं होगा तो वो किस स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में। वो किस फेस में होंगे, सॉलिड फेस में। ठीक है ना। तो अब कुछ फॉर्मेशन ऑफ डबल साल्ट्स हैं, ये 2-3 एग्जांपल्स आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं ताकि डबल साल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिफरेंस पूछा जाए तो आप डबल साल्ट्स को भी एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर सको और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी। जैसे कि हमारे पास कार्नालाइट है। कार्नालाइट क्या बनता है, कार्नालाइट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, KCl.MgCl2.6 वाटर। अब जो ये हैं ये सिंपल कंपाउंड है, इनको जब हम एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्ट कराएंगे, ये इसको एक्वस मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, इनको जब हम एक्वस फेस में रिएक्ट कराएंगे इन सिंपल कंपाउंड्स को, तो हमारे पास एक एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्नालाइट। ठीक है, जो कि कौन से फेस में होता है, सॉलिड फेस में। ये किस फेज में प्रेजेंट होता है, सॉलिड फेस में। नाउ K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 24H2O। ठीक है, तो K2SO4 प्लस Al2SO4 प्लस 24H2O जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम कैसे बनता है, K2SO4 डॉट पोटेशियम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4.Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। इसको हम क्या बोलते हैं, पोटैश एलम। ये अब किस में हो रहा है, एक्वस फेस में। दिस इज हैपनिंग इन एक्वस फेस। नेक्स्ट मोहर साल्ट, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। मोहर साल्ट इज ऑल्सो अ डबल साल्ट, इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन सॉलिड फेस ओरिजिनली। ठीक है, नाउ मोहर साल्ट्स का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स दैट इज FeSO4 प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस 6H2O। ठीक है, तो ये इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये आपको 1 2 3, ठीक है, 3 में से 2 याद कर लेना इनमें से। ठीक है, सो नाउ अब ये डबल साल्ट्स बना दिए हमने। डबल साल्ट्स हमने एक्वस फेज में बनाए हैं। अगर हम इन डबल साल्ट्स को दोबारा से एक्वस फेज में रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, सो डबल साल्ट्स ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर आयनाइजेस कम्प्लीटली। तो जो डबल साल्ट्स होंगे, ठीक है, जब हम इनको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएंगे। सो डबल साल्ट्स ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर आयनाइजेस कम्प्लीटली। ठीक है, तो डबल साल्ट्स ना वाटर में डिज़ोल्व करने पे कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, डबल साल्ट्स ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर आयनाइजेस कम्प्लीटली, दे लूज़ देयर आइडेंटिटी। वो अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल लूज़ कर देते हैं, दे लूज़ देयर आइडेंटिटी। जैसे कि कार्नालाइट है, कार्नालाइट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, KCl.MgCl2.6 वाटर। ठीक है, सो डबल साल्ट्स ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर आयनाइजेस कम्प्लीटली। तो जो डबल साल्ट्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व करने पे कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, जबकि हमने पीछे पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं होता। उनको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद रिस्पेक्टिव केटायन और एनायन बनता है। ठीक है, उनको जब हमने पीछे पढ़ा था तो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम एक्वस फेज में रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ पे केटायन और एनायन बनता है, लेकिन केटायन जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो फर्दर आयनाइज नहीं होता। यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था ना, जैसे ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको वाटर में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन यानी केटायन और एनायन बन जाता है, लेकिन इसको दोबारा से तुम वाटर में रिएक्ट करोगे तो ये फर्दर इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में डिसोसिएट नहीं होगा। लेकिन डबल साल्ट्स के केस में ऐसा होता है, तो ये इनके बीच में एक डिफरेंस हो गया। सो डबल साल्ट्स ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर आयनाइजेस कम्प्लीटली, दे लूज़ देयर आइडेंटिटी। वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं। जब उनको एक्वस सोल्यूशन में हम रिएक्ट कराते हैं तो वो कम्प्लीटली आयनाइज होके अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं। जैसे कि कार्नालाइट है, कार्नालाइट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, KCl.MgCl2.6 वाटर। ठीक है, ये कार्नालाइट का फॉर्मूला हो गया। ऑन डिसोल्यूशन in water gives characteristic reactions of these ions
दैट इज़ K पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। जैसे कार्नालाइट है, कार्नालाइट का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, KCl.MgCl2.6 वाटर। इसको आपने एक्वस फेज में रिएक्ट कराया तो इसके ये अपनी आइडेंटिटी को कम्प्लीटली लूज़ कर देगा, ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में, ठीक है, दैट इज K पॉजिटिव 3Cl नेगेटिव प्लस Mg2 पॉजिटिव। सो KCl.MgCl2.6 वाटर रिएक्ट्स इन एक्वस मीडियम टू फॉर्म K पॉजिटिव 3Cl नेगेटिव प्लस Mg2 पॉजिटिव। सो दिस इज अबाउट कार्नालाइट विच इज़ अ डबल साल्ट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड और ऑन द कॉन्ट्रैरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं होता। कोऑर्डिनेट कंपाउंड डज नॉट आयनाइज completely in aqueous solution, at least complex ion retain their individual character, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स आयन है कम से कम वो तो अपने इंडिविजुअल करेक्टर को मेंटेन करके रखते हैं, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। एक्वस फेज में वो किस में डिकम्पोज हो जाएगा, कैटायन और एनायन में, कैटायन में और एनायन में डिकम्पोज हो जाएगा। तो कैटायन इसमें क्या होगा, K पॉजिटिव, एनायन इसमें क्या होगा, AgCN ट्वाइस नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन हो गया कि AgCN ट्वाइस वाटर। तो AgCN ट्वाइस नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स आयन एंड दिस इज़ एन आयन, दिस इज़ अ कैटायन। अब अगर इसको तुम फर्दर वाटर से रिएक्ट करोगे तो ये ऐसे नहीं है कि Ag पॉजिटिव CN नेगेटिव में डिकम्पोज हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये अपनी आइडेंटिटी को कम्प्लीटली लूज़ नहीं करता, लेकिन डबल साल्ट्स अपनी आइडेंटिटी को कम्प्लीटली लूज़ कर सकते हैं, कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नाउ मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर, जो डबल साल्ट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं और एक्वस फेज में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस फेज। और क्या बता सकते हैं हम, डबल साल्ट्स, डबल साल्ट लूज़ देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सोल्यूशन। जो डबल साल्ट्स है वो अपने आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं एक्वस सोल्यूशन में, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डज नॉट लूज़ देयर आइडेंटिटी कम्प्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन। ये अभी हमने एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा है। डबल साल्ट्स में कौन से बॉन्ड्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड भी होते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होते हैं, ठीक है। मेटल आयन शोज हेयर नॉर्मल वैलेंसी। द वैलेंसी ऑफ मेटल इज फाउंड टू बी डिफर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो वैलेंसी ऑफ मेटल है वो डिफरेंट होती है, वो किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड विद द सेंट्रल मेटल आयन। तो वो नंबर ऑफ लिगेंड्स पर डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स उस मेटल से अटैच्ड हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड विद द मेटल आयन, वो हम आगे देखेंगे कि हर मेटल डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स बनाती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डबल साल्ट्स आर सेम एज दोज ऑफ इंडिविजुअल साल्ट। तो जो डबल साल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंडिविजुअल साल्ट के जैसी होती हैं, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डबल साल्ट्स आर सेम एज दोज ऑफ इंडिविजुअल साल्ट्स। Now properties of coordination compounds are different as those of individual constituent compounds. तो जो coordination compounds की properties हैं वो individual constituent compounds से different होती हैं, लेकिन जो double salts की property है वो उनके individual constituent elements जैसी ही होती हैं। तो आई होप डबल साल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में जो डिफरेंस है वो सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। टर्मिनोलॉजी में हम फर्स्ट टर्मिनोलॉजी देखेंगे कि लीगेंड्स। अब लीगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लीगेंड तो पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए लीगेंड्स होता क्या है और वो करता क्या है, ठीक है। तो लीगेंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिएगर, ठीक है, लिगैर, ठीक है। तो लिगैर का मतलब क्या होता है, टू बाइंड, मीन्स बाइंड करना, ठीक है। किसके साथ बाइंड करना, मेटल के साथ बाइंड करना। तो लीगेंड की डेफिनेशन क्या है, द लीगेंड्स आर द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस और एनायंस विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन ए कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स आयन।
तो जो लीगेंड है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयंस होते हैं जो कि डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से और आयन से इन ए कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स आयन। अब वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो आयंस में वो क्या होंगे, कैटायन नहीं होंगे, एनायन होंगे, ठीक है, क्योंकि उनको मेटल से लिंक करना है। मेटल से वो लिंक कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे वो क्या होंगे, ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनके पास या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर वो एनायंस होने चाहिए। एनायंस के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है। तो लीगेंड्स वो होंगे या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे और या एनायंस होंगे, और वो मेटल से लिंक किसके थ्रू करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, ठीक है ना। तो अब ये जो मेटल है ये क्या है, एक ल्यूइस एसिड्स है, ठीक है। मेटल्स आर द ल्यूइस एसिड्स विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन एंड लीगेंड्स आर द ल्यूइस बेसिस विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स आर द ल्यूइस एसिड्स विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। लीगेंड्स आर द ल्यूइस बेसिस विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है तो वो मेटल और लीगेंड के बीच में बनता है, और लीगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है। तो अब सिंस लीगेंड डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि वो ल्यूइस बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है तो हम उसको बोलते हैं कि वो ल्यूइस एसिड की तरह एक्ट कर रही है। जैसे अगर मान लो मेटल से अमोनिया बाइंड करता है, ठीक है, तो हेयर मेटल तो है और यहाँ पे अमोनिया क्या है, लीगेंड है। अब अमोनिया किसके थ्रू लिंक होगा मेटल से, नाइट्रोजन के थ्रू। अब नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो जो अमोनिया है वो मेटल से लिंक्ड होगा थ्रू दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास होगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीगेंड्स। टाइप्स ऑफ लीगेंड्स क्या होंगे, नंबर 1 इज़ यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लीगेंड। तो यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लीगेंड्स क्या होते हैं, लीगेंड्स विच कैन कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन थ्रू ओनली वन डोनर एटम आर नोन एज मोनोडेंटेट लीगेंड और यूनिडेंटेट लीगेंड। तो मोनोडेंटेट लीगेंड क्या होते हैं, ऐसे लीगेंड जो मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और सेंट्रल मेटल एटम और आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं थ्रू वन डोनर एटम, ठीक है। तो लीगेंड बाइंड विद द मेटल एटम only through the one donor atom are known as monodentate ligand or unidentate ligand। जैसे कि हम कुछ मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लीगेंड्स के नाम देख लेते हैं। जैसे कि अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अब इसमें डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, नाइट्रोजन फैमिली में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 तो ये बॉन्ड ही बना लेते हैं, तो इनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इसमें जो डोनर एटम क्या होगा, वो क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। अब जैसे वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फैमिली के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो इसने यहाँ बॉन्ड बनाने में लगा दिए। अब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2, ठीक है। तो अब इसमें जो डोनर एटम होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। अब फोस्फीन का तो सेम ही है जैसे कि अमोनिया का था, तो फोरस के पास भी क्या होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जैसे कि नाइट्रोजन में था, क्योंकि दोनों सेम फैमिली में हैं, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। यहाँ नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बना रहा था, यहाँ फोस्फोरस भी 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इसके पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा, इसके पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसमें डोनर एटम क्या हुआ, फोस्फोरस। अब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CO, ठीक है, CO। अब इसमें जो डोनर एटम है वो क्या है, वो भी ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसके थ्रू वो मेटल से लिंक कर सकता है। नेक्स्ट इज लीगेंड नेम, नाइट्रिक ऑक्साइड और NO, नाइट्रोसिल, ठीक है, इट्स फॉर्मूला इज NO एंड डोनर एटम इज नाइट्रोजन। नाउ pyridine की बात करते हैं, pyridine इज अ लीगेंड, PY। नाउ इट्स फॉर्मूला इज C6H5N, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H5N। तो इसमें जो डोनर एटम है वो क्या होगा, नाइट्रोजन,
नाउ ट्राईफिनाइल फोस्फीन का फॉर्मूला क्या होगा, C6H5 होल थ्राइस P। तो इसमें जो डोनर एटम होगा वो क्या होगा, P। हेलाइडाइन में जो X इज इक्वल टू क्या होगा, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। डोनर एटम क्या होगा, X। हाइड्रोक्साइड आयन, इसमें जो फॉर्मूला है वो HO नेगेटिव होगा, जो डोनर एटम होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। जो साइनाइड आयन है इसमें फॉर्मूला क्या होगा, Cn नेगेटिव, और डोनर एटम क्या होगा, नाइट्रोजन और कार्बन। ऑक्साइड आयन है, इसमें जो फॉर्मूला होगा वो O2 नेगेटिव होगा एंड डोनर एटम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। एक परऑक्साइड आयन है, परऑक्साइड आयन में जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, O2 नेगेटिव, डोनर एटम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। जैसे कार्बोनेट आयन है, अब ये सारे क्या हैं, यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैं। यूनिडेंटेट लिगेंड हैं, इसमें CO3 नेगेटिव है, तो इसमें भी डोनर एटम क्या है, सिर्फ एक ही है, ठीक है, विच इज़ ऑक्सीजन। अब जैसे नाइट्राइट आयन है, नाइट्राइट आयन का फॉर्मूला क्या होता है, ONO नेगेटिव, इसमें जो डोनर एटम होगा वो नाइट्रोजन होगा, तो इसमें ये भी क्या है, एक यूनिडेंटेट। मीन्स वैसे तो इसमें ये ऑक्सीजन के थ्रू भी लिंक होता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी लिंक होता है, बट एक टाइम पे ये एक डोनर एटम के थ्रू लिंक हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए ये किस कैटेगरी में आएगा, यूनिडेंटेट लिगेंड, कि एक बार में ये सिर्फ एक ही डोनर एटम के थ्रू लिंक हो रहा है। जैसे थायोसाइनाइट आयन है, इसमें हमारे पास HCN नेगेटिव है। अब वैसे तो इसमें डोनर एटम सल्फर भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है, बट एक टाइम पे ये या तो सल्फर के थ्रू मेटल से लिंक होगा या फिर नाइट्रोजन के थ्रू मेटल से लिंक होगा, तो इसलिए ये किसकी कैटेगरी में आ गया, मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में। उसके बाद एसीटेट आयन क्या है, CH3CO नेगेटिव, इसमें जो डोनर एटम है वो क्या है, ऑक्सीजन है। एजाइड आयन में क्या है, N3 नेगेटिव, ठीक है, इसमें जो डोनर एटम है वो नाइट्रोजन है, ठीक है ना। तो ये आपका डोनर यूनिडेंटेट लिगेंड्स के बारे में था, जिसमें डोनर एटम क्या है, सिंगल है। नेक्स्ट कैटेगरी हम पढ़ेंगे बाइडेंटेट लिगेंड।